मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ है वेरी ब्यूटीफुल डायनामिक एंड ए ग्लैम गर्ल मिसेस गंगा चौधरी जी। गंगा चौधरी जी एक मॉडल हैं, मॉडलिंग में अपना करियर बना रही हैं और कितने सारे क्राउन्स उनके नाम हो चुके हैं। अभी तक उनके बारे में बात करते हैं। बीइंग ए मदर उन्होंने अपना मॉडलिंग का करियर कैसे परस्यू किया, किस तरीके के उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आए, आज उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़े से मैम के अचीवमेंट्स बताना चाहती हूँ। मिसेज असम मैम रह चुकी हैं, उसकी फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल यूनिवर्स रह चुकी हैं, मिसेज प्राइड ऑफ एक्सोम रह चुकी हैं और अभी रिसेंटली 2021 की बात अगर हम करें तो परफेक्ट ग्लैम ब्यूटी पीजेंट की सोज टॉपर रह चुकी हैं। रिसेंटली अभी उनको 2021 में ही एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है, मिसेज नॉर्थ ईस्ट, और रूपांजलि मैगजीन की कवर गर्ल रह चुकी हैं। राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है और इंटरनेशनल वुमेन डे पर वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैम को मिल चुका है। अभी एक नमिता दास के एक शो में मैम नॉर्थ ईस्ट मार्वेलस करके, जिसमें मैम एक ज्यूरी मेंबर की भूमिका भी निभा चुकी हैं। और अभी मैं बताना चाहूंगी मैम, जो आपने अभी अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पे अभी आपने एक अनाउंस किया है कि आप अपकमिंग एक और शो में आप जूरी बनने जा रहे हो, ग्लैम फेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और मैम एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं। और लास्ट में जो सबसे बड़ी बात है कि मैम एक मदर हैं। बीइंग अ मदर अपना मॉडलिंग करियर को परस्यू करना इज नॉट इजी, मैं ये कहूंगी। और इतना फिट रहना, जब हम लोग डिलीवरी के बाद हर लड़की की जो बॉडी होती है उसकी शेप कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि किस तरीके से अपने आप को फिट रखा जाए, अपनी डाइट को मेंटेन रखना और पूरे टाइम को मैनेज करना बच्चे के साथ इज नॉट इजी। तो मैम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपके जितने भी अवार्ड्स और जितने अचीवमेंट रहे हैं। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और आज अपनी लाइफ की जर्नी को हमारे साथ आप शेयर करने वाले हो। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सोनिका जी। जी और मैम। शुक्रिया करना चाहूंगी आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके शो में आ सकूं और अपने जो भी है जितने भी अचीवमेंट्स आपने मेरे बारे में बताए हैं, मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने किया है, मुझे नहीं लगता मैंने बहुत कुछ ऐसा कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगी कि जो लेडीज मतलब जो सोचते हैं कि आफ्टर शादी के बाद हम ये नहीं कर सकते, एक एज के बाद हम ये नहीं कर सकते, तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी मेरी बातों से या मेरे इंटरव्यू को देख के थोड़ा सा भी अगर इंस्पायर हो जाए तो मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। तो मेरा मोटिव यही है कि लोग आगे आए और अपने जो भी कैपेबिलिटीज हैं जो अंदर छुपे हुए हैं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज रहती हैं, उसको बाहर निकालें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इट्स सच अ प्लेजर फॉर अस कि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। आज मैं कहूंगी कि जब लोग आपकी जर्नी को सुनेंगे, आपका बचपन से लेके अब तक आपने किस तरीके के चैलेंजेस फेस किए हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी लाइफ। तो आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं और आई थिंक आपकी लाइफ जो है वो हर किसी के लिए एक मोटिवेशन है। जैसे मैंने आपकी कहानी सुनी और तो मुझे लगता है कि आपकी कहानी सबको पता होना चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलते हैं जब हम लोग, तो काफी सारे फिनेंशियल, इमोशनल और सोसाइटी लेवल पर इतने सारे चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, लाइक काउंटलेस, जिनको हम कह सकते हैं कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है इन चीजों को कि आप किसी ग्लैमरस वर्ल्ड में जाएं। और बीइंग ए मदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और फिनेंशियली बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने सबको ओवरकम करके आप आज यहाँ तक आए हैं, तो उसके लिए हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ मैम मैं आपको। चलिए आपकी जर्नी शुरू करते हैं। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एज अ गर्ल आपकी परवरिश कैसी हुई है और बचपन कैसा बीता है आपका। अ, सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि मैं असम से हूँ और मेरा घर असम एकदम बिल्कुल गुवाहाटी एयरपोर्ट जहाँ पे मतलब है उसके पास ही है। जी। मेरी बॉर्न मतलब एकदम बिल्कुल ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में हुई है। हमारे घर पे सिर्फ मैं, मम्मी, पापा,
मेरा छोटा भाई और हम जो मेरी छोटी बहन, हमारा ये 5 जन का फैमिली था। और नॉर्मल सी जैसे सिंपल मिडिल क्लास में होती है, पापा जॉब करते थे और हम वे ऑफ लिविंग वैसे ही चलाते थे। जी। मम्मी हर चीज में मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, मम्मी का साथ हमेशा रहा है। स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे स्कूल पे जब भी हम जाते थे तो मम्मी आती थी हमें छोड़ने या कुछ भी करने के लिए। तब के टाइम पे जी। हमारी गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं हुआ करती थी। तो जर्नी वैसे ही शुरू हुई थी, मतलब सिंपल सी मिडिल क्लास फैमिली से थे, जो नॉर्मली हम जो भी बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता था, कुछ खरीदने के लिए भी साथ में सोचना पड़ता था कि मतलब एक साल में जब पूजा आएगा तो हमें गिफ्ट मिलेगी, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते कि मतलब साल में कुछ मिलने वाला है। और कभी कभी क्या होता था कि सैलरी होती थी, उसमें बोनस होता था, अगर दिवाली बोनस नहीं आई तो हमें वो भी नहीं मिलता था, तो हम बहुत सैड से हो जाते थे। पर पापा कहीं ना कहीं से मैनेज करके लेके आते थे। लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैं मतलब मेरी जो मतलब कास्ट है वो नेपाली हूँ मैं। तो हमारी नेपाली फैमिली में मतलब बेटियों को ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो बेटी को भी बेटा जैसा ही मानते हैं। मेरे पापा के लिए मैं बचपन से मतलब बेटे जैसे थी, बहुत ही प्यार करते थे। तो अचानक ही मेरी लाइफ में बाद में ऐसा हो गया कि मतलब जो धीरे धीरे चल रहा था वो सडनली टर्न आउट हो गया। मेरे पापा मतलब बहुत ही, मैं जब छोटी थी, जब मुझे खेलने कूदने की एज थी मतलब, तभी मेरे पापा सडनली एक्सपायर कर गए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा झटका भी था। मैं उस चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पापा से मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी। मेरे पापा ही सब कुछ थे मेरे लिए। और उसके बाद पापा के ऐसे होने के बाद हमारे मतलब कोई बैकबोन नहीं था कि मतलब जैसे फैमिली में और होते हैं, जैसे चाचा होते हैं या कोई भी होता है, ऐसा कोई भी नहीं था कि जी। जो हेल्प आउट कर सके हमें। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं बड़ी थी इसके लिए, लेकिन मैं इतनी भी बड़ी नहीं थी। मैंने जस्ट क्लास 10 दिया था तभी। तो उस जी। समय कैसे अर्निंग करना है, क्या करना है, क्योंकि आप डेथ होने के साथ साथ आपको कुछ भी नहीं मिलता। तभी आपको, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तभी से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। तो मैं उस समय मतलब मैंने अर्निंग करना शुरू कर दिया था मतलब। ओके मैम, फिर एजुकेशन आपने कहाँ तक कंप्लीट करी? अपनी स्टडी में आपने क्या किया? स्टडी में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, लेकिन ग्रेजुएशन की जो फाइनल जो थी वो मैंने शादी के बाद, मेरी शादी बहुत छोटे में हो गई थी। क्योंकि पापा के चले जाने के बाद उस समय की मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मेरे मतलब पापा के जाने के बाद जो भी सिचुएशन हुआ। क्योंकि तभी से जी। मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, क्योंकि मैंने जब देखा कि लोग जब सोचते नहीं, अचानक कभी आपकी लाइफ में ऐसा टर्नओवर आ जाता है ना, तो आप कैसे चलोगे। तो मुझे डांस का जी। बहुत शौक, मैं डांस करती थी छोटे छोटे जगह मतलब। तो मैंने डांस को अपना अर्निंग बनाया। मैं बच्चों को डांस सिखाती थी। मतलब तब मेरी मतलब मैट्रिक के बाद मेरी मतलब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, सैटरडे संडे को मैं डांस कराती थी, उन पैसों से मेरा घर घर चलता था। और उसके जी। बाद मतलब पेंटिंग का शौक था, तो मैं पेंटिंग्स करके बेडशीट वगैरह मतलब जो भी पैसे मिलते थे उससे मतलब अपना वो निकालती थी। तो मैंने बहुत सारे जैसे छोटे छोटे जो भी हुनर मेरे को आते थे, तो उसी पैसे से मैंने थोड़ी बहुत पार्लर की कोर्स की। तो लोगों के घर जा जा करके मैं मतलब पार्लर कर दिया करती थी, जिससे कि जो भी पैसे आते थे उससे मतलब जी। मैं सेव भी करती थी और घर भी चलाती थी, कि अचानक अगर कुछ हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे मतलब कैसे निकलना है उसको। तो तब से मैंने मतलब काम करना शुरू कर दिया था। मीन्स की बिजनेस जी। जो आज मैं करती हूँ, या बिजनेस के लिए जो भी मुझे इंस्पिरेशन मिला, वो मतलब बचपन से ही मेरी शुरू हो गई थी। उसके बाद जी। मतलब वो रुकी नहीं, कहीं भी चलती गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मतलब मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत हेल्प की जब मेरा ऐसा हो गया था। तो वो हमेशा उस समय उन्होंने साथ दिया। तो उनको लगा कहीं ना कहीं ये ठीक है मेरे घर के लिए। उनकी फैमिली भी सोचते थे कि मतलब मैं अलग कास्ट से थी, वो लोग अलग कास्ट से थे। पर मेरी जो स्ट्रगल देखा उन लोगों ने, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पापा नहीं हुए तो क्या हुआ, हम फ्रेंड्स हैं, हम मैं हमेशा रहूंगा और ऑलवेज साथ दूंगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक जीवन साथी के रूप में, वैसे तो बहुत लोग आते थे, सभी बोलते उस जी। एज में होता है ना, मतलब कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, ऐसी बहुत जी। सारी लाइफ में हो जाती है। तो बहुत सारे आते थे, लेकिन इन्होंने मतलब दोस्ती का दामन थामा मेरे साथ, कि चाहे जी। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ में ऐसा ही रहूंगा, एक दोस्त बन करके। तो अगर हो सके, मैं अगर कैपेबल हूँ तो शादी कर सकती हूँ।
तो मैंने भी जी समझा कि और फिर मैंने उसको देखा कि मतलब उसने मेरे मतलब बहुत साथ दिया, कभी नहीं छोड़ा मतलब। उसके बाद लास्ट में मैंने यही मम्मी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, तो मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा सबकी मर्जी से मैंने शादी कर ली। फिर सच में मुझे जी बहुत ही, और आज तक मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपना हर वादा पूरा किया। कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी वाइफ हूँ या मतलब ऐसा, मतलब एक दोस्त का जो प्रॉमिस किया था उन्होंने, उन्होंने आज तक जी। निभाया है। वंडरफुल जी। तो आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई है? हाँ, अरेंज लव फ्रेंडशिप, आप जितना बोलना चाहो सबका, सबका कॉम्बिनेशन। सबका कॉम्बिनेशन है। लव मैरिज मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इंटरकास्ट है, तो हर एक के मन में यही क्वेश्चन होता है कि आप लोगों की शादी शायद लव मैरिज हो या, तो वैसी जी वाली कोई नहीं थी। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या कहूँ, वो सपोर्ट करते थे, मतलब जो भी वो संभालते थे, मतलब पापा के जाने के बाद जो भी सपोर्ट मुझे मिला है वो उन्हीं से मिला है, उन्होंने बहुत साथ दिया है। तो जी हर चीज का मतलब, हर चीज में हर जगह, और आज तक मैं उनके सामने कभी ऐसा नहीं फील करती हूँ, मतलब हमेशा वो जो दोस्त एक पहले आता है, हस्बैंड बाद में आता है। जी इस बिल्कुल। टाइप। जब तक कोई आपका दोस्त नहीं बन सकता है तो हस्बैंड तो बहुत बड़ी बात होती है उस रिश्ते को निभाना। तो आप एक अच्छे दोस्त हो तभी एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं एक्चुअली। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और तो मॉडलिंग आपका करियर की शुरुआत आपकी कैसे हुई? ये आपने शादी के बाद शुरू किया या फिर शादी से पहले भी आपको इंटरेस्ट था मॉडलिंग में? हाँ, मुझे डांस का, मतलब फैशन का, फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन मेरी बचपन थोड़ी स्ट्रगलिंग रही, क्योंकि मुझे बचपन में पापा के डेथ के बाद मुझे ये सब कुछ करने का मौका नहीं मिला। और जैसे जी लड़कियों को होता है ना कि सुंदर ज्यादा हो तो बंदिशें भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग बिल्कुल। बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता मैम, लेकिन बुराई करने के लिए 10 लोग सामने आ जाते हैं। तो उसकी वजह से, लोगों की वजह से ही मुझे जल्दी शादी देना पड़ा मेरी मम्मी को, क्योंकि लोग रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए थे, मतलब कि शादी कर दो, पापा नहीं है, बाद में फिर कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। तो मम्मी भी जी बहुत परेशान रहती थी, भाई छोटा था, बहन छोटी थी। तो उसके बाद फिर मैंने भी सोचा कि हाँ चलो, लोगों की बातें सुनने से अच्छा तो शादी कर लो, तो कम से कम ठीक है घर के। और मेरे इन लॉज का घर बिल्कुल पास है, तो हमने बहुत जल्दी शादी कर ली। मेरा बच्चा भी बहुत जल्दी हो गया। तो इसीलिए तो शादी जल्दी हो गई हमारी, और उसके बाद इन-लॉज के घर आ गई। तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अंदर कहीं न कहीं था कि कुछ तो करना था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे आफ्टर मैरिज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, कि जी लोगों को जैसे अलग इंटरकास्ट में जब शादी होती है तो बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस होती है। मेरे फादर इन लॉ की 2 वाइफ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग एक मदर इन लॉ के साथ कोप अप करने में प्रॉब्लम करते हैं, पर मेरी 2-2 जी मदर इन लॉ, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ उनके बीच रह करके कि मैं इनकी बहू हूँ। मैं मतलब बहुत छोटी-सी, मतलब वो लोग मुझे हमेशा एक छोटी बेटी की जैसा ही ट्रीट करते थे। जी और दीदी लोग हैं, मेरी ननदें जितनी भी हैं, वो भी सब बड़ी हैं मुझसे, वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बचपन से वो लोगों ने उन लोगों ने मुझे देखा है, तो उनके सामने जी मैं कभी बहू वाला मतलब फ़ील कर ही नहीं पाई। और वो लोगों ने जी भी मुझे मतलब बहुत प्यार किया, और दोनों मदर इन लॉ मेरी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यार करती है। और मेरी जी मदर इन लॉ ने तब, जो अभी बड़ी वाली मदर इन लॉ नहीं है, छोटी वाली अभी भी है मेरे पास, फादर इन लॉ भी एक्सपायर कर चुके हैं। लेकिन मुझे कभी जी महसूस ऐसा नहीं हुआ कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के घर या कोई बंदिशें है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने हमेशा बोला कि मतलब जो भी करना है तुम करो। पर होता है ना, जी बच्चे होने के बाद मतलब हमें सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों पे देना पड़ता है, तो मेरा भी वही था। मैंने बच्चे को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी, बच्चे की पढ़ाई को लेकर के, जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए, तो मैंने उस पे जी ध्यान दिया। तो उस समय मैंने अपना सारा सब कुछ छोड़ दिया था। तो बीच में मैं मतलब बिल्कुल घर बैठ गई थी, हाउसवाइफ। लेकिन मैं बैठने के बाद भी मेरी जो भी शौक थी, जैसे मतलब कुकिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मुझे हर चीज़ जी सीखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को सीखना, उसको करना, कुछ नया करना, कुछ सीखना, घूमना-फिरना और दोस्त बनाना। मतलब छोटे हो या बड़े हो, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। कोई भी हो, सबसे दोस्ती कर लेती हूँ मैं। तो मुझे अच्छा लगता है, वो सब करती रहती हूँ। जी घूमना-फिरना बहुत पसंद है, और सजना-संवरना अच्छा लगता है मुझे। फ़ोटोज़ क्लिक करने, वीडियोज़ बनाने अच्छे लगते हैं। पहले तो ये सब बिल्कुल नहीं था। अब धीरे-धीरे जैसा फ़ैशन चलता गया, तो ये सब चीज़ शुरू होते गई, तो लोगों का बोलना शुरू हो गया कि कुछ करो,
हमेशा एफबी में अपलोड करना, ये करना। तो अंदर कहीं न कहीं अभी जब थोड़ा-सा मौका मिला है तो मैंने जस्ट ऐसे ही सोचा कि एक बार के फैशन के लाइन पे एक बार करके देखती हूँ, सब कर रहे हैं। पर कहीं न जी। कहीं अंदर डर भी था कि पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं। तो ऐसे ही चली गई। तो जाने के बाद तो ये मतलब आपका बच्चा कितने दिन मतलब कितने साल बाद आपने ये सब सोचा कि नहीं मुझे ये सब करना चाहिए, मेरा मॉडलिंग की बच्चा अभी लाइन में जाना चाहिए? हाँ, मेरे बच्चे की क्लास 10 तक तो मैंने बिल्कुल ये सब नहीं सोचा था। मतलब क्लास 10 के क्लास बाद मतलब 10 तक यस, आपने नहीं सोचा था, क्लास नहीं 10 के बाद सोचा। आपने शुरू किया है? हाँ, क्लास 10 तक मतलब मैंने नहीं सोचा। मतलब बिज़नेस हमारे मतलब हस्बैंड के या ये बिज़नेस था पर उसको भी मैं नहीं सँभालती थी। फिर धीरे-धीरे जी। हम दोनों ने फ़िटनेस की जर्नी स्टार्ट की। हमने खुद के लिए स्टार्ट किया कि नहीं अभी जो भी हो ऐज होता जा रहा है तो हमें थोड़ा-सा अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना ज़रूरी है। और बिल्कुल। फ़िटनेस के लिए हमने शुरू किया तो हमने सबसे पहले जिम खोली एक फ़िटनेस के लिए। तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी करती हूँ मैं और उस तरह से हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता है, वो दूसरे बिज़नेस पे भी लगे रहते हैं, तो वो सारा मुझे सँभालना पड़ता है। तो इसी तरह से जी। मैं धीरे-धीरे निकल के बिज़नेस में अ, आ गई। तो फ़िटनेस के उस पे जैसे जब जो भी मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो लोग मतलब ये सब में पार्टिसिपेट करते थे, कुछ ना कुछ क्राउनिंग करते थे, कोई सिंगिंग करता था, कोई मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका मैं केक जी। मतलब सेलिब्रेट करती थी, उनको एप्रिशिएट करती थी। तो कहीं न कहीं अंदर मन होती थी कि कभी मैं भी करूँ और कोई मेरे लिए भी सेलिब्रेट करे। तो ऐसा कभी होगा क्या? ये अंदर ही थी, अंदर बिल्कुल। थी लेकिन मतलब बाहर हेजिटेशन था कि कर पाऊँगी या नहीं। फिर मैंने एक बार ठान ली कि चलो एक बार करके देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट 2000 आफ्टर लॉकडाउन, लॉकडाउन में क्योंकि सब कुछ बहुत ऐसा हो गया, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी थी और जी। पैंडेमिक टाइम था और मेंटली हम सब कोई डिप्रेशन में ही चले जाते हैं मतलब कि क्या होगा? तो उससे निकलने के लिए कहीं न कहीं कुछ नया करना बहुत ज़रूरी था। तो तभी मैंने ये स्टेप बिल्कुल। उठाया। फिर मैं ये आफ्टर लॉकडाउन इस पे गई, मिसेस असम का ये था। मुझे रैंप जी। वॉक बिल्कुल नहीं आता था, ना मुझे खड़ा होना आता था। मुझे कुछ जी। भी आइडिया नहीं था कि क्या था, पर वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो सर थे वहाँ पे मतलब जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ग्रूमिंग करवाई थी, बहुत अच्छी तरह से समझाया था। उनका नाम मैं लेना जी। चाहूँगी, रिजू मिलर सर हैं। उन्होंने बहुत बिल्कुल। सपोर्ट किया था कि मैम आप क्यों ऐसा सोचती हो? ऐज इज़ जस्ट ए नंबर। आप आओ, अपना जो भी है, जैसा भी एकदम फ्रीली मत सोचो कि आप स्टेज पे हो या कुछ कर रहे हो, सिर्फ़ आपके अंदर जो भी है आप उसको शो करो। मैंने किया जी। तो वहाँ फर्स्ट रनर मैं हुई थी और वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ बनूँगी या कुछ मिलेगा मुझे। मैं जस्ट ऐसे ही चली गई थी। तो ओके, ये जैसे ही आपका मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपका फर्स्ट टाइम था कि आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और यस। आपने फर्स्ट टाइम ही उसकी आप विनर बनी? हाँ, ये फर्स्ट टाइम मेरा था और फर्स्ट टाइम में मैंने जब ये किया, तो मैं फर्स्ट रनर अप बनी थी। तो मेरे जी। लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जो मैंने सोची ही नहीं थी बिल्कुल। कि मतलब मैं जस्ट गई थी कि मैं एक कुछ सीख लूँगी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, नेक्स्ट मैं कभी ट्राई कर पाऊँगी। लेकिन वहाँ विन कर जी। जाऊँगी, ये मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था उस चीज़ को मतलब उम्मीद उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कुछ विनिंग करूँगी। तो जैसे ही वो जी। क्राउन मेरे सिर पे आया ना तो मतलब मुझे बहुत अंदर से एक हिम्मत मिली कि नहीं सच बोलते हैं लोग कि मतलब अगर अंदर ड्रीम हो और सपना हो तो उसे सिर्फ देखो मत, उसे पूरा करने के लिए एक कदम, एक छोटी-सी कदम आगे कोशिश बढ़ो। जरूर करनी अगर चाहिए। जी। कोशिश नहीं करोगे तो कभी नहीं पूरा होगा। उसको जीने की कोशिश करनी चाहिए, सपना देखने से पूरा कभी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी जी। पड़ती है, आगे आना पड़ता है। अपने आप को कैसे तैयार किया? जैसे आपने पहली बार कहीं पे जाके पार्टिसिपेट किया तो अपने आप को किन-किन चीज़ों का आपने अपने लिए ध्यान रखा कि मुझे अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो कैसे मैं अपने आप को फिट रखूँ? किस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन हाँ, किया और क्या वो प्रोसेस था अ, हाँ, सबसे आपके पहले पार्टिसिपेशन का? ओके जी। सबसे पहले तो उसमें मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं थी। एक फ्रेंड के थ्रू से मुझे पता चला था कि ऐसे रजिस्ट्रेशन हमें पे करनी पड़ती है, जब हम जी। पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि आपको यहाँ पे आने के बाद आपको ड्रेसेस मतलब डिज़ाइनर के ड्रेसेस पहनने होंगे, 2 राउंड होते हैं। एक ट्रेडिशनल होता जी। है और एक ये मॉडर्न राउंड होता है। तो उसमें मतलब 2 ड्रेसेस आपको वो लोग हायर करेंगे, मेकअप उनकी तरफ से होगा, सिर्फ़ आपको आना है और 3 डेज़ का वॉक ग्रूमिंग होता है कि आपको कैसे चलना है, ओके। किस तरह की पोजिंग करनी है लेकिन मज़ा आता है इसमें क्योंकि जो भी कंटेस्टेंट आते हैं, वो भी सब लेडीज़ होते हैं, अपने घर पे बच्चे किसी का 2 बच्चा है, किसी का
एक बच्चा है। जब मैं फर्स्ट टाइम ग्रूमिंग कर रही थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था इंसिडेंट्स, क्योंकि जब मैं ग्रूमिंग कर रही थी उनके साथ तो सब इंट्रोडक्शन होता है ना, तो जैसे सब बोल रहे थे कि 30+ आप इधर आ जाओ, 30+ आप इस साइड जाओ, ग्रुप ए जब ये हो रहा था तो जी हम मैं चुपचाप थी एक साइड कोने में, क्योंकि मुझे इसके बारे में सभी जितने भी कंटेस्टेंट थे वो लोगों ने आगे पहले पार्टिसिपेट किया हुआ था, मैं बिल्कुल नहीं थी, मुझे जी कोई भी आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो मैं बिल्कुल चुपचाप एक जगह खड़ी थी। तो सर ने बोला कि आप ग्रुप ए में आ जाओ। तो मैंने बोला सर आपने बोला है कि 30 के ऊपर आपको इस साइड रहना है, तो मैं इसीलिए इस साइड हूँ। तो सर ने बोला कि हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सर ने ऐसे बोला। तो मैं जी समझी नहीं, मैं बोली सर आप क्यों बोल रहे हो, तो बोले कि तुम 30 के नीचे हो ना, तो मैंने बोला नो सर। तब मुझे लगा कि हाँ फिटनेस कहीं ना कहीं मुझ पे काम कर रहा है। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि फिट रहो हमेशा। आप मतलब अगर फिट रहोगे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको जिम में जाके ही फिट रहना है, आप घर पे भी हो कहीं पे भी हो एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। फिट रहना बहुत जरूरी है, फिटनेस से हम अपना जो भी है ना डिप्रेशन जब हम कम करते हैं तो हम हेल्दी दिखते हैं, और उसके बाद वो जी। आपको उम, अच्छा लगता है, मतलब हर चीज करके, तो मुझे भी अच्छा लगा था। तो यहाँ से ये सिलसिला फिर शुरू हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या रहा आपका? अ, उसके बाद फिर मैं रुकी नहीं, उसके बाद मेरी एक इंटरव्यू थी, जैसा आप मुझे आज बुला रहे हो, तो वो शो के बाद मुझे जी फर्स्ट इंटरव्यू, मैंने कभी लाइफ में इंटरव्यू नहीं की थी, तो ये मेरी पहली ओके इंटरव्यू थी कॉफी जी विद क्रिस्टीना। तो क्रिस्टीना मैम जी ने जब मेरा ये देखा क्राउनिंग वगैरह कहीं एमपी में, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अगर आ सकती हो तो मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये, तो तुम आओ और इंटरव्यू दो। तभी मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दी थी लाइव। उसके बाद मैम ने बोला कि तुम्हें जो भी फील होता है, तो मैं बोलती गई जो जो अंदर थे मेरे, मतलब कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, बचपन जी से लेके मैं नॉन स्टॉप बोलती ही गई क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो जी भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा था, व्यूअर्स अच्छे मिले थे। जी। तो हम्म। क्या जब आपने ये अपना जर्नी शुरू की, ये करियर आपने चुना, तो क्या फैमिली सपोर्ट करती थी? फैमिली यस का क्या ऑब्वियसली। रिएक्शन था? अभी तो जब मैंने जर्नी, अभी आज मुझे इसी बात का अफसोस होता है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ तो मतलब बहुत मतलब सपोर्ट करते ही हैं, छोटी मदर इन लॉ भी सपोर्ट करती है। तो जी अभी मतलब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ मेरे नहीं है अभी। तो लास्ट मतलब कोविड के टाइम पे मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, अभी 6 मंथ हो गए हैं। तो मैं आज जी इसी बात का अफसोस करती हूँ कि अगर खास पापा होते तो कहीं ना कहीं वो बहुत हैप्पी होते मेरे इस अचीवमेंट को देख करके। वैसे भी उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है कि तुम बहुत समझदार हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना पापा को, तो पापा सबसे पहले मुझसे शेयर करते थे, मैं पापा ही बोलती थी। क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद उनको जो जब मैं मिली तो मुझे कहीं ना कहीं जो पापा को जो मिस करती थी, जो कमी थी, वो उन्होंने पूरी तरह से पूरी की थी। एंड वो खुद भी बहुत बड़े मतलब उस पे थे, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया। और जी मदर इन लॉ ने पहले बहुत ही साथ दिया था। मदर इन लॉ की एक बात मैं आप भी कहना चाहूंगी कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो कहीं ना कहीं जब जी मुझे कभी विनिंग करती हूँ या कुछ करती हूँ ना, तो अभी तो हस्बैंड तो मैं उनका क्या बोलूँ, वो तो हमेशा मैं कुछ भी करूँ लाइक ए किड, वो मुझे एक छोटे बच्चे की जैसा ट्रीट करते हैं और मैं उनके सामने एकदम बच्चे ओके की जैसा जिद करती हूँ। इवन मैं बोलना जी चाहूंगी कि मेरे घर पे मेरा बेटा है, लेकिन वो बच्चा नहीं है। घर पे सबसे छोटी ओके बच्ची है ना, वो मैं हूँ मतलब मेरी जिद पूरी होती है, मतलब जो भी करना होता सो है इस लाइफ स्वीट में। तो जी मतलब जो भी मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो सारा चीज पूरा करते, बोलते थोड़ा सा मैच्योरिटी कभी कभी बिहेव करो, लेकिन मुझे वो आती ही नहीं है, मैं आज भी उसी एज में हूँ जो बचपन वाले एज में। तो हम वहीं अटक गए हैं, मतलब एज होती जा रही है लेकिन हम वहीं अटके हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है। लोग सोचते हैं कि अभी ये सब क्रिटिसिज्म तो बहुत बहुत झेली है मैंने, बहुत झेली है मैम। जी। कभी कभी लेकिन यही मैं कहूंगी कि यही आपकी ब्यूटी है, जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा हमेशा जो जिंदा रख सकता है अपने अंदर के बच्चे को, वो हमेशा यस। कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और अगर आपके फोकस की और मैच्योरिटी की बात की जाए, तो यस। उनको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके क्राउन्स बताते हैं आपकी स्टोरी कि आप कितने अपने काम को सीरियसली लेते हैं, कितने फोकस के साथ आप काम करते हैं। तो बच्चे को आप हमेशा अपने को जिंदे रखिए और ऐसे ही खुश रहिए मैम। तो लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं। जी मैम।
बीइंग ए मदर क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में जब आपने मॉडलिंग शुरू करी? बीइंग ए मदर मुझे वैसा इतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही समझदार है। मतलब जैसे वो छोटे से बचपन से ही। और एक्चुअली क्या जी। है कि मेरी जो अपनी मॉम है, पापा के गुजर जाने के बाद जो मॉम है, तो मॉम को मैं ज़्यादातर अपने साथ ही रखती हूँ। मतलब मेरे पास रहती है मॉम, क्योंकि पापा तो है नहीं, जी। तो मॉम को मैं साथ रखती हूँ। तो मॉम मेरे साथ ज़्यादा रहती है, तो मॉम की होने की वजह से तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे थोड़ी-सी कम देखनी पड़ती है। बाकी वो मतलब सब कुछ खुद ब खुद कर लेता है धीरे-धीरे। और बाकी तो पूरी जॉइंट फैमिली थी हमारी। पहले भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि मैं बिज़नेस जब सँभालती थी, मदर इन लॉ देखते थे। और लड़कों में क्या है ना, लड़की हो तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है। लड़कों में क्या है कि वो धीरे-धीरे जैसे बड़े होते हैं एजुकेशन में और मतलब अपनी पढ़ाई में और अपने दोस्तों में, मतलब ज़्यादा वो ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, अपने में खोया रहता है। पढ़ाई को ही ज़्यादा जी। ध्यान देते हैं और मतलब पढ़ाई में ही जी। घुसा रहता है। तो उसके लिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो समझता है। जैसे कुछ भी करती हूँ कि ये करना है तो ये कर दो। फिर उसके पापा मतलब हमारा एक ये बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। जैसे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे कहीं जाना होता है, तो इसके पापा पूरी तरह से सँभालते हैं उसे। इवन स्कूलिंग के लिए अगर सुबह मुझे मेरी नींद बहुत खराब है, सुबह मुझे नींद आती है बहुत ज़बरदस्त वाली, तो कभी-कभी मैं स्कूल जी। के लिए उसको तैयार करने के लिए भी नहीं उठ, अब तो बड़ा हो गया, फिर भी स्कूलिंग के लिए तो मॉम को उठना जी। पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं बिल्कुल। उठना होता है। ये ज़रूर कहना चाहूँगी मैं, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो सोचते हैं कि नहीं ये काम सिर्फ़ लेडीज़ का है कि तुम मॉम हो तो तुमको उठना है, तुमको करना है। लेकिन इस बिल्कुल। मामले में मैं कहना चाहूँगी वो बहुत सपोर्टिव है। मुझे नहीं उठना पड़ता और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत हेल्प करता है क्योंकि वो मुझे नहीं ढूँढता है, वो सिर्फ़ अपने पापा को ढूँढता है। तो उसके पापा उठ के उसके स्कूल का जो भी मतलब उसका फूड है, मतलब जो भी है, टिफ़िन है, सब रेडी करके जी। दोनों चले जाते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है उन दोनों की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से भी और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी। तो मुझे इस चीज़ जी हाँ। मैम, मॉडलिंग में आपने कई सारे क्राउन्स अपने नाम किए हैं, जैसे मिसेज असम जिसकी बात हमने अभी करी, इंटरनेशनल ग्लोबल यूनिवर्स जो नेशनल लेवल का था, एंड मिसेज नॉर्थ ईस्ट जो आपने अभी अभी रिसेंटली जिस टाइटल को अभी जीता है। तो जब आप किसी शो में पार्टिसिपेट करती हैं तो क्या वो एक फीलिंग रहती है, किस तरीके से आप अपने आप को देखते हो जब एक नया क्राउन आपके, एक नया टाइटल आपके साथ जुड़ जाता है, तो क्या वो एक फीलिंग होती है, लाइक ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत की वो सब वसूल हो गई है, या फिर एक अलग ये कॉन्फिडेंस रहता है आपको पहले से कि नहीं मैं तो जीत ही जाती, मैंने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से तैयार किया था, या कोई एक डर रहता है कि नहीं जीत सकते हाँ। हैं या नहीं? ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि हाँ, मैं मतलब शायद कर लूँगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट कहीं न कहीं आपके मतलब एटीट्यूड में या उसमें अंदर से बहुत डरी हुई रहती हूँ, मैं सच कहना चाहूँगी। क्योंकि अंदर से जी। मेरी हालत बहुत बुरी होती है, पता नहीं मेकअप ठीक है, ड्रेस ठीक है, नहीं कोई मुझसे ज़्यादा बेहतर तो नहीं हो गया। स्टेज में जी। जाके कहीं कई बार ऐसा होता है ना, मतलब आप जितने भी मतलब क्राउन्स क्यों ना जीत लो, लेकिन कभी-कभी हम स्टेज में ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते। लाइट्स जब लाइटनिंग इतनी सारी होती है, क्राउड होता है, वहां से जो हमें सिर्फ आवाजें सुनाई देती है कि कोई चिल्ला रहा है, कोई अनाउंस कर रहा है, और लाइट के सामने हमें कुछ नहीं दिखता है। हमें सिर्फ अपने आप को जी। प्रेजेंट, कभी कभी हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना हम भूल जाते हैं। तो कभी भी आपका वो टर्निंग पॉइंट आ सकता है। मतलब जैसे कि आप खड़े हो स्टेज पे, आपको क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उसके लिए हम घबराते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर मैं पता नहीं सही से दे पाऊंगी या नहीं, और किस जी। बेसिस पे वो क्वेश्चन होगा। और तो अंदर मतलब वो चलता रहता है कहीं ना कहीं कि पता नहीं क्या लास्ट मोमेंट, जब तक कि आपके माथे पे वो क्राउन नहीं आता ना, तब तक डर रहता है अंदर, बिल्कुल। पता नहीं क्या होने वाला है, अंदर से गला वला सब सूख जाता है, क्या होगा कुछ नहीं पता होता है। लेकिन खुशी भी होती है, बहुत से लोग मैं हमेशा यही सोच के जाती हूँ, जीतना हारना तो वो किस्मत की बात है और उस दिन का लक, क्योंकि लक कहीं ना कहीं फेवर करता है। कॉन्फिडेंट आपका जितना भी हो, अगर आपने जैसे हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रैंप वॉक, तो कभी कभी क्या जी। होता है मैं बहुत कॉन्फिडेंट में हूँ, किंतु चलते चलते अगर हील ने अगर साथ छोड़ दिया, मैं गिर गई, जी। तो मेरे मार्क्स वहीं कट जाएंगे, मुझे क्राउन नहीं मिलेगा। तो कहीं पे भी गलती हो सकती है, कपड़ा अगर कहीं फंस गया और मैं गिर पड़ी तो मुझे नहीं मिलेगा। तो जब तक लास्ट मोमेंट तक क्राउनिंग सर पे नहीं आती है, तब तक वो डर अंदर ही अंदर बना रहता है, पता नहीं क्या होगा। कॉन्फिडेंट तो अंदर कुछ भी नहीं रहता है कि हाँ मुझे मिलना है ये चीज। मैं हमेशा जब भी स्टेज पे जाती हूँ, मैं हमेशा नहीं रहती हूँ, मुझे लगता है आज मैं पहली बार जा रही हूँ और मेरा पहला शो है। जैसे ही मुझे क्राउनिंग हो जाती है,
तब जाके मुझे शांति मिलती है कि हाँ, एट लास्ट मैंने ये कर दिया, कुछ तो है अंदर। तो वो चीज की खुशी होती है। तो हर बार एक उसी हिम्मत के साथ हर बार जाना पड़ता है। हाँ, उसी हिम्मत के साथ, उसी डर के साथ, मतलब सारी फीलिंग मतलब मिक्स रहते हैं। डर भी रहता है, हिम्मत भी रहती है, खुशी भी रहती है। हाँ, इस बात की खुशी होती है कहीं न कहीं, जब भी मैं लोगों से बातें करती हूँ, मतलब बैक स्टेज में जब तैयार जी होती हूँ, मैं कुछ भी जब करती हूँ ना, तो मेरे बचपन से एक हैबिट रही है, मतलब कहीं पे भी जाओ तो पूरा प्रॉपर्ली मैं अपने आप को तैयार करती हूँ। कहीं पे कोई भी मतलब मिस्टेक ना हो, दिखने में अच्छी लगूँ, सुंदर लगूँ। तो मेरी जो प्रेज़ेंटेशन है वो बहुत मतलब अच्छी होती है। मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि वो अच्छी हो। जी तो स्टेज के जी पीछे जब लोग बोलना शुरू कर देते हैं ना, जब वॉक करके आती हूँ, तो मतलब इस बार नॉर्थ ईस्ट के समय मेरे साथ ये सब हुई थी। मैं जब जैसे ही गई थी, तो लोग मुझे नहीं सोच रहे थे कि मैं कंटेस्टेंट के हिसाब से गई हूँ। सब सोच रहे थे शायद जजिंग के लिए आई होगी, मैम होगी। छोटे-छोटे बच्चे बुला रहे थे मुझे मैम। तो अजीब-सा फीलिंग था वो, अच्छा भी लग रहा था कहीं, और मुझे बार-बार एक्सप्लेनेशन देना, नहीं मैं कंटेस्टेंट हूँ, मैं आपके साथ कंटेस्ट कर रही हूँ। तो ऐसे बताना पड़ रहा था। जी तो वो लोग अंदर ही अंदर बोल रहे थे, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, इतना मतलब अच्छे लग रहे हो, तो हम तो शायद नहीं जीत पाएँगे, आप जीत जाओगे। तो मैं बोली ऐसी कोई बात नहीं है, जीत-हार तो नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है स्टेज पे जाके मैं गलत कर लूँ, आप अच्छी तरह से बोल लो। तो ऑल द बेस्ट जी है सबको, सभी को मैंने इंस्पायर किया कि मतलब हिम्मत मत हारो। इस बार नहीं तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि नेक्स्ट टाइम हमें नहीं करना है, करते रहो। बिल्कुल मैम। अभी जैसे आपने बताया कि हर बार लगता है जब भी किसी शो में आप पार्टिसिपेट करते हो तो हर बार नया लगता है, हर बार उतनी हिम्मत रखनी पड़ती है। लेकिन नमिता जी के एक शो में आप ज्यूरी की भूमिका भी निभा चुकी हैं, आप जज भी कर चुकी हैं शो को। तो क्या वो एक डिफरेंस लगा जो एक एज ए पार्टिसिपेंट होता है जब आप किसी शो में जाते हो और जब आप एज ए ज्यूरी आप गए, तो क्या वो एक फर्क लगा जहाँ पे आप खुद रैंप वॉक करके आते थे, अभी आप दूसरों को जज कर रहे हो वहां पे चलते हुए? तो कैसा लगता है अपने आप को वहां पे बैठे हुए देखना? वो बहुत प्राउड फीलिंग होती है मैम, जब आप एक स्टेज पे आप जहाँ पे आप वॉक करते हो। और मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। मुझे बहुत जी अच्छा लगा था, क्योंकि इससे पहले भी एक शो थी जिसमें मैं गई थी, उसका नाम शायद, क्योंकि इतने सारे हो गए तो मुझे नाम इतनी तरह से याद नहीं है। जी 2021 की शो थी। तो उसमें फर्स्ट मुझे जूरी के लिए बुलाया गया था, और ये मेरी पहली जूरी वाली मतलब वो थी, फर्स्ट जूरी बनी थी ओके मैं उसमें। तो जी अंदर कहीं न कहीं डर था, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछूँगी, क्या होगा? क्योंकि मैंने अभी तक कभी जूरी का वाला किया नहीं था। तो उन्होंने जब इनवाइट किया, जब मैं गई, तो आई वाज़ शॉक्ड कि मेरे जो सामने बैठी थी, वो जो जूरी थी, उन्होंने ही मुझे, जब फर्स्ट टाइम मैं जब मिसेस असम के लिए पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने मुझे जज किया था। तो ये मेरे लिए बहुत ओके प्राउड मोमेंट था कि जिन्होंने मुझे जज किया था, और मैं स्टेज के ऊपर थी, आज उनके साथ मैं उनके साइड पे हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मतलब अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वो फीलिंग आ रही थी कि चलो कुछ ना कुछ हो, आगे बढ़ रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। घमंड नहीं जी था, लेकिन एक अच्छी वाली फीलिंग थी, खुशी थी। तो अच्छा जी लगा था। और जूरी के रूप में मैं यही कहना चाहूँगी, उस समय भी एक चैलेंजिंग ही रहता है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे जब रैंप पे आते हैं, क्योंकि हम जब करते हैं तो हमें पता होता है कि मैं सही कर रही हूँ, कोई ऐसा कर रहा है, किसी की ये गलती है। लेकिन जब नीचे बैठ के स्टेज पे ऊपर जब देखते हैं ना, तब हमारे अंदर एक रहता है कि ये बच्चे हैं, किसे कहाँ क्या मार्क्स दूँ, किसे कहाँ क्या काटूँ, वो बहुत चैलेंजिंग रहता है। मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है कभी-कभी कि किसे कैसे, जी क्योंकि किसी को भी निराश करना अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों के लिए जो जजिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जो मुझे इस बार हुई। तो आप क्या ज्यादा एंजॉय करती हैं, एज ए मॉडल रैंप वॉक करना कंटेस्टेंट के रूप में या फिर एज ए ज्यूरी मेंबर के वहां पे बैठ के सबको जज किया जाए? कौन सी चीज आप ज्यादा एंजॉय करती हैं? मैं दोनों ही चीज़ ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ, दोनों में मेरी भूमिका अलग हो जाती है। जैसे ही मैं मॉडलिंग करती हूँ, वहाँ पे मैं एकदम नई-सी, जैसे कुछ नहीं जानती हूँ, एकदम बिल्कुल चुलबुली-सी बच्ची टाइप, जैसा वो जो मेरे अंदर है, जो मैंने कभी उसको जी खत्म नहीं किया है, वो बन जाती हूँ मैं जी वहाँ पे कि मैं नहीं नया कुछ सीख रही हूँ, आज फिर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नए लोग मिलेंगे, उनसे कुछ और जानने को मिलेगा, वैसा होता है। और जैसे ही मैं जूरी के टेबल पे आती हूँ, तो मैं बिल्कुल मैच्योर्ड हो जाती हूँ, जो मैं हूँ अभी, एक 17 इयर्स ओल्ड बेटे की मॉम, एक किसी की वाइफ, एक बिज़नेस वूमन, तो मैं अपने आप को उस लेवल में ले जा करके बैठाती हूँ। तो ये दोनों ही मतलब मेरे लिए अलग-अलग एक्सपीरियंस हैं, लेकिन दोनों को मैं बहुत पूरी तरह से एन्जॉय करती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। जी मैम।
अभी तक आप इतने सारे क्राउन्स अपने नाम कर चुके हैं, इतनी अच्छी आपकी पूरी लाइफ की जर्नी को आपने इतने अच्छे से कंडक्ट किया है, और आप अपनी जर्नी को एंजॉय भी करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो आपकी लाइफ में है कि आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जो आपको पसंद है आपने वो किया है अपनी लाइफ में। तो क्या यस। कभी लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट फेज आया है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो? बचपन के बारे में तो मैंने बताया ही है कि लाइफ में ऐसी मतलब मुश्किल हो गई थी। इवन मैं बताना चाहूंगी कि मेरी शादी के बाद भी अ, हमारी तो शादी बहुत छोटे में हो गई थी। तब मेरे हस्बैंड बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। तब ओके। हमारी जो जल्दी से शादी हो गई थी, मम्मी पापा ने बस शादी कर दो, खेत है, जी। खाना वाना है, खा लेंगे उस टाइप से। लेकिन जब तक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग ना हो ना, फाइनेंस ना हो ना, तो मतलब चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी। मतलब हमारी प्रॉपर्टी तो थी, मतलब जो भी हम मतलब एयरपोर्ट एरिया से है, पर थोड़ा सा गांव का टच है हमारे घर पे भी। तो खेती जी। बाड़ी सब कुछ थी। लेकिन मतलब फाइनेंशियली हम बहुत वीक थे, मतलब फाइनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उस समय मतलब हम दोनों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। मैंने, जो मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि अपना काम कभी मत छोड़ना, तो मैंने पार्लर को फिर से कंटिन्यू किया। फिर पार्लर में मैंने धीरे धीरे मतलब मिक्सचर, मतलब छोटे छोटे काम, जैसे छोटा सा इंडस्ट्री शुरू कर दिया, लाइक मिक्सचर का मतलब स्टार्ट कर दिया, हल्दीराम के डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के। फिर जी। सॉस का बिजनेस, मतलब हर जितना भी बिजनेस जिससे थोड़ा बहुत हम इनकम कर सके और सेविंग कर सके, तो हमने हर चीज का एक्सपीरियंस किया। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे जी। हस्बैंड ने भी। हम दोनों ने कभी गिव अप नहीं किया। हम खुद का कुछ करना चाहते थे, चाहे पापा की प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, उससे हमें कुछ नहीं, लेकिन खुद मेहनत करके जब वो दो पैसे आते हैं ना, तो उसकी खुशी एक अलग होती है कि भाई मैंने कमाए हैं बिल्कुल। और मेरी मेहनत का वो है। तो हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। मैं दुकान पे रहती थी, तो ये मतलब बाहर मार्केटिंग करते, तो हम इस तरह से हर चीज को चैलेंज की, मतलब नया बिजनेस एक शुरू करने में ना, तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मतलब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं, लेकिन रिक्स लिया हमने बहुत सारी चीजों का। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। तो उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। कभी कभी क्या होता था कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मतलब बच्चे के लिए मतलब प्रॉब्लम हो जाता था, जैसे कुछ फूड हमें जो मैनेज करवानी होती है। अभी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। सब चीज की मतलब बोलते हैं ना कि आप मेहनत करो तो एक दिन अच्छा होता है लास्ट में जाकर के। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हार मत मानो कभी भी जिंदगी से, मतलब करते जाओ। अगर मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप बैठ के सोचोगे कि ऐसा हो जाता काश मेरे पास इतने पैसे होते, तो वो चीज कभी नहीं होती है। आपको उसके लिए करना। और मैं यही कहना चाहूंगी कि काम को लेकर के कभी शर्म मत करो, चाहे वो छोटा हो जी। या बड़ा हो, काम काम होता है। तो मैंने बहुत छोटे से बचपन से किया है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, क्योंकि वो बहुत फैमिली से थे। थोड़ा मतलब नाम था उनका, उनके पापा का। लेकिन फाइनेंस की तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं देखते ना लोग, क्योंकि वो तो घर पे पता जी। चलता है ना जब हम रहते हैं। तो उस चीज को बिल्कुल। लेकर के हमारा भी थोड़ा सा हो जाता था, मतलब जब पैसे नहीं होते थे तो हमारा भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, मतलब झगड़ा हो जाता था उस चीज को लेकर के। मैं बोलती थी जी। काम करने में शर्म नहीं होना चाहिए, काम करनी चाहिए। मैंने हमेशा यही बोला है, काम करोगे, मेहनत करोगे, तो उसमें कोई शर्म नहीं है। तो वो आपके पैसे होंगे, कोई नहीं देखने आएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं करोगे, किसी से बिल्कुल। मांगोगे, तो वो ज्यादा शर्म की बात होती है। तो किसी से मांगने से जो अच्छा है आप ये करो। तो उस समय थोड़ी सी बीच में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मदर इन लॉ भी थोड़ी सी बीमार थी, तो थोड़ा सा वो फेस थोड़ा सा तकलीफ था, मतलब डिफिकल्ट गया बहुत है। तकलीफ नहीं जी। जाना चाहूंगी। पर हम दोनों ने मिलकर उस चीज को संभाला। अ, अब ठीक है। तो जी मैम। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? जैसे अभी मिसेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया है, तो अभी नेक्स्ट आपके प्लान्स में क्या क्या है, और आने वाले दिनों में इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? बहुत आगे तो मतलब कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा है। बोल तो नहीं सकती कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जी। मैंने जो भी किया है कभी डिसाइड करके नहीं किया है। मतलब कि ये करना है वो करना है, अंदर कहीं ना कहीं था। अभी मुझे एक्टिंग की बहुत शौक है, मुझे मन है कि कहीं पे भी छोटा सा जो भी हो, एक्टिंग लाइन पे जाऊं। तो अभी प्रेजेंट जी। वगैरह किया, तो कहीं ना कहीं मुझे मन है कि भले कोई भी अभी मेरे एज के, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे हीरोइन ही मिले या कुछ मिले, जो भी मेरे लिए सुइटेबल हो, तो मतलब करना चाहती हूँ कि मतलब बचपन में जो भी सपने थे मेरे, तो मेरे जी। हस्बैंड ने बोला था कि तुम जो भी चाहती हो ना, तो वो अपना करो। तो आज जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी लेट होती है। तो आज अगर मैंने जब ये स्टार्ट किया, तो मुझे अभी खुशी मिल रही है, उनको भी खुशी मिल रही है। लोग पहले क्रिटिसिज्म करते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर एक्टिंग भी करूंगी, तो शायद लोगों को पसंद आए और वो सराहे। तो उसी के लिए वेट कर रही हूँ, शायद कुछ दिनों बाद। बिल्कुल।
कुछ अलग हो। और और यहाँ पे अभी तो मैंने असम ही किया है, तो चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया पे उस पे भी जाकर के करूँ, यही नहीं कि सिर्फ असम में ही करना है, तो बाहर भी मैं सोच रही हूँ। तो अगर जी, आप नेशनल सपोर्ट कर लेवल पे सको। लोग आपको हाँ। जाने, बिल्कुल। यस। जो नई लड़कियां हैं जो चाहती है मॉडलिंग में अपना करियर बनाना, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी कि किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करें, या किस तरीके से उनको अपना ये करियर स्टार्ट करना चाहिए? मॉडलिंग में जो लड़कियां आना चाहती है वो अभी भी मतलब लोगों की थिंकिंग ये है कि मॉडलिंग करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती है, लोगों की ये राय है। तो मैं सबसे जी। पहले ये कहना चाहूंगी कि लोगों की बातों को एक साइड करके रखो। आप चाहे कोई भी काम करो ना, आपको 10 लोग बुरा बोलने वाले होंगे, 10 लोग अच्छा बोलने वाले होंगे। तो अब मैं यही कहना चाहूंगी, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है ना, जो अंदर से आपको खुशी देती है, उस काम को करने में कभी शर्म मत, मतलब उसको जी। आगे बढ़ करके आप वो काम को करो। अपने जब तक आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं करोगे ना, तो अंदर से आप किसी को ये कौन क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, अगर ऐसे रहोगे ना लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इवन मैं कभी कुछ नहीं कर पाती थी, मतलब कर पाती, जी। क्योंकि जब मैंने एक एक्सपीरियंस मैं अपना यही शेयर करना चाहूंगी लोगों से। जब मैंने फिटनेस जब ज्वाइन किया था, मैंने जब शुरू की थी, तब लोगों का जी। ये था कि जब पूछा गया था मुझे कि आपके हस्बैंड है, आप शादीशुदा हो, मैं बोला, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तब मेरा बेटा क्लास 8 में था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वो बोले कि जी। आपका बेटा क्लास 8 में है और आप ये फिटनेस कर रहे हो किसको दिखाने के लिए। मुझे ये सवाल बहुत ही अजीब लगा था। तो मैंने बोला किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये खुद के लिए कर रही हूँ, हम खुद के लिए बिल्कुल। कर रहे हैं। और आज देखो कंडीशन ऐसी हो गई है कि लोग जो ये बातें करते हैं ना, वो खुद, अभी आप रास्ते पे देखो हर कोई फिटनेस के लिए जा रहा है, कोई रोड पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो अगर हम ये पहले से करते हैं तो हम हर कोई हेल्दी रहते हैं। हेल्दी रहने के लिए किसी को दिखाने की या किसी को करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने अंदर होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जिम जाना या फिटनेस के लिए अपने आप को तैयार करना या मेकअप करना या सजना, इसको लेकर के किसी को दिखाने के लिए होता है, तो वो उनकी बहुत गलत थिंकिंग है। उस चीज को वो पहले बदले। और अगर ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो कम से कम दूसरों को जाके ना बोले, वो अपने अंदर ही रखे उस बुराई बिल्कुल। को। क्योंकि आप किसी को, जी। अभी मैं हूँ, सच ये बोलना चाहूंगी, मैं हूँ कि मैंने नहीं ली, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जब आप ऊपर से आकर के बोलते हो ना कि क्या कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाते हैं हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो जैसे कोई अगर आगे आ रहा है ना, तो उसको इंस्पिरेशन दो कि हाँ करो, हम हैं। बिल्कुल। तो ये चीज मैं चाहूंगी कि एक एज ए लेडी, और बाकी सबको भी, मैं हर एक को यही कहना चाहूंगी, चाहे लेडीज हो या गर्ल्स हो, हर कोई अपने जो भी सपने हैं, ड्रीम है ना, उसके लिए मतलब ये मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है। अपना जो इनर है, सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरे हस्बैंड कितना भी कमा ले या कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप खुद अपनी कोई पहचान नहीं बनाओगे ना, तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, आपकी वैल्यू आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू बनाओ, अपने लिए कोई जगह कायम करो, उसके बाद किसी और के ऊपर डिपेंड होना। मैं यही कहना चाहूंगी सबसे। जी मैम, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है। ब्यूटीफुल, या फिर मैं कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आपने जो ये आपने कहा है कि हर कोई जज करने लगता है कि फिट क्यों रहना है, या फिर इस चीज में आप क्यों एफर्ट डाल रहे हो, या फिर क्यों आपको मॉडलिंग करनी है। तो ये उनकी छोटी सोच को दर्शाता है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन ये हिम्मत जो आज आपने दी है कि नहीं, ये सब नहीं सोचना है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो करिए एज अ गर्ल। हमें ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लड़कों को कम जजमेंटल होके देखते हैं लोग, लड़कियों को ज्यादा देखते हैं। तो ये सोसाइटी है थोड़ा सा, इसमें आई थिंक अब तो बहुत कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। और आप जैसे लोग जब सामने आते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, इतना मोटिवेशन मिलता है, तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ की जर्नी है। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी लास्ट, मतलब वो मेरी मदर इन लॉ के लिए है। जी। लोगों की हर 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 लोगों की एक होती है ना इंस्पिरेशन, जो बोलते हैं कि एक इंस्पिरेशन हर एक के अंदर होती है। हर कोई अपनी मम्मी का, पापा का या किसी ना किसी का नाम लेते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपनी मदर इन लॉ को इंस्पिरेशन के हिसाब से देखते होंगे, उनमें से मैं एक हूँ। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने सिर्फ मुझे एक ही बात समझाई थी कि कभी भी अपनी वैल्यू को खत्म नहीं होना देना, अपनी जो भी जी। ड्रीम्स है उसको हमेशा पूरा करना,
अपने आप को कभी गिव अप नहीं होने देना और आगे बढ़ते रहना। तो आज जो भी है, जो भी मैं बनी हूँ, जो भी मैंने किया है, सिर्फ उनको आगे रख करके, उनको सोच के ही मैंने किया है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जहां भी होंगी ना, तो जरूर खुश होंगी कि आज इसने जो भी मुझसे वादा किया था, मैंने प्रॉमिस की थी माँ एक दिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाऊंगी। तो मेरे जितने भी क्राउन्स है ना, ये उनके लिए डेडिकेटेड, दोनों माओ के लिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो बिल्कुल। भी है, जितने भी है, तो हमें हमेशा किसी एक लेडी को ना कभी पीछे नहीं खींचना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी माँ ने हमेशा मुझे साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ रही है, आज भी है। और मेरी मदर इन लॉ, जिन्होंने मुझे हमेशा जब तक थी साथ दिया, आज नहीं है, फिर भी उनकी बातें मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, साथ देती है। तो इस चीज के लिए मैं उन दोनों की मतलब बहुत ही मतलब कितना जितना भी बोलूं, तारीफ करूं कम होगी। माँ माँ होती है, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे अपने हस्बैंड की माँ हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी लड़की हो, मदर इन लॉ को भी माँ ही माने और उसको वैसा प्यार करेंगे तो उन्हें भी वैसा ही प्यार मिलेगा। तो जितनी भी लेडीज है ना, तो आगे आए। और जो भी, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि हर एक को मॉडलिंग करनी चाहिए या कुछ भी, जो भी क्वालिटीज है, आपको केक बनाना आता है, कुछ भी आता है, कोई भी फील्ड हो जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिस काम को जी करके आपको अंदर से सुकून मिलता है, वो जरूर करें। बिल्कुल। थैंक और यू। एक लड़की जब दूसरी लड़की को सपोर्ट करती है तो एक बहुत बड़ी हिम्मत बन जाती है। तो यस। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ये पहली बार सुन रही हूँ मैं कि किसी की सास उसके लिए इंस्पिरेशनल थी। लाइक हम लोग हमेशा यही सुनते हैं कि सास और बहू की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, दोनों का मतलब ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है जो चलते ही जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन, जो कभी चेंज भी नहीं हुआ है कि सास और बहू जो है वो लड़ती रहती है। लेकिन आप एक एग्जाम्पल होगी, आपने बताया कि आपकी सास आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग है, उन्हीं से आपको मोटिवेशन मिलता है, बहुत उन्होंने आपका साथ दिया है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत मोटिवेशन मिला है, बहुत पॉजिटिव है आप। और आपकी स्माइल जो है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक लाइक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, कि आप जिससे भी बात करती होंगी, मैंने आज आपसे पहली बार बात करी है, लेकिन इतना अच्छा मुझे लग रहा है आपसे बात करके। तो जितने भी लोग आपसे बात करते होंगे आई थिंक उनको भी इतना ही पॉजिटिव वाइब्स उनको आते होंगे। तो इसी के साथ आज गंगा जी से विदा लेते हैं। मन नहीं कर रहा है मेरा विदा लेने का, लेकिन फिर भी मुझे लेनी पड़ेगी। तो इसी के साथ गंगा जी से विदा लेते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए मैम, और आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सोनिका जी।